ये स्टीफन है। जो भी है बहुत अरसे से इसे ढूंढ रहे हैं। जलाल साहब ने भी उसे देख लिया? देख भी लिया और हैरान भी हूँ। मेरे हाथ इसकी एक तस्वीर लगी थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो दुरुस्त होगी। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। यहाँ पर मुलाकात रखने पर इसरार क्यों था? बैठो। हत्ता मीना के बनाए हुए माल में से एक ग्राम भी यूरोप में नहीं बिका। मैंने कहा शायद कोई हादसा पेश न आया हो, एहतियात के तहत यहाँ मुलाकात रखी। अगर तुम्हारा फर्जिया दुरुस्त हुआ तो तुम्हें तो मुलाकात ही नहीं रखनी चाहिए थी। कम से कम जब तक मुतमईन ना हो जाती कि सब कुछ ठीक है। मैं तुमसे मिलकर ये समझना चाह रही थी कि आखिर मीना और सुरूज के बनाए हुए माल का एक जर्रा भी सार्फिन तक क्यों नहीं पहुंचा। अलबत्ता ये मेरे सवालों में से एक सवाल है। मुझसे पूछताछ कर रही हो? ज़बान संभाल कर बात करो। तुम सिर्फ कुछ जरूरतों के तहत यहाँ तक पहुँची हो। अब तुम मुझे आंखें दिखाओगी ताकि अपनी गलतियों का जिम्मा दूसरों पर डाल सको? उस बिल्ली की तरह हो के जो शेरनी की एक्टिंग कर रही है। क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? तुम्हारे ख्याल में क्या मैं यहाँ पर मेहमान बुलाऊंगी, वो भी अपनी सबसे महफूज जगह पर? तुमसे मिलना चाह रही थी ताकि अहम चीजें तुम्हें बताऊं। तंजीम मुझसे चाहती है कि तुम्हें मार दिया जाए। तो फिर तुम डील करना चाहती हो? हमेशा तुम्हारी जहानत से हसद हुआ। तुमसे ये चाहती थी कि यहाँ आकर मुझसे अपनी जिंदगी और मौत की डील करो। तंजीम क्यों चाहती है कि मुझे मार दिया जाए? अगर तुम्हें मालूम नहीं है कि ईरान में तुम्हारे असली एजेंट पकड़े गए हैं तो बहुत मजाक का खेज है। डर गई? तुम्हारे ख्याल में तुम ईरान की एजेंसियों के हाथों से बच पाओगी? तो फिर उनके साथ डील की है। ईरानियों के पास दूसरे ममालिक में कोई ताकत नहीं है, कोई भी उनके साथ ताउन नहीं करता। यही तो तुम्हारी गलती है, वो अपने मसाइल खुद ही हल करते हैं। जिस तरह से तुम कह रही हो मैं दोनों तरफ से तुम्हारे मुहासरे में हूँ। ईरानियों के लिए तुम्हें मारने की अहमियत नहीं, उन्हें तुमसे मालूमात चाहिए। अलबत्ता इसके बाद तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन शक मत करो कि तंजीम ये चाहती है कि किसी के भी तुम तक पहुंचने से पहले वो खुद तुम्हें मार दें। मैं खुद ही तंजीम से बात कर लूंगी, कुछ न कुछ करके उसे हल कर लूंगी। ईरान की खुफिया एजेंसी ने नेखानोफ और मसूद सबूही, मीना शफकी और इसके शौहर को पहचान लिया। मैंने दखल ना दिया होता तो पैमान और पूया भी इस वक्त गिरफ्तार हो चुके होते, तुम्हारी लाश से भी गुजर चुके होते। हमने पूरी ताकत ईरान में गंवा दी। अगर तुम तक भी पहुंच जाते तो तुम सब कुछ अफशा कर देती। सबसे पहले तो मेरे बारे में बताती। इनकार मत करना कि मुझे अपनी अक्ल पे शक होगा। लेकिन मेरा रिकॉर्ड बताता है कि मैं तंजीम से कितनी वफादार हूँ। मेरा रिकॉर्ड भी बताता है कि जब तंजीम से कोई वादा करूं तो पूरा करके रहती हूँ।
जब से कहा कि तुम्हें मार डालूंगी तो तुम्हारा तो रंग ही उड़ गया। मैंने अगर तुम्हें नहीं मारा तो तुम पूरी तंजीम को इफ्शा कर दोगे। शक मत करो कि ये काम जरूर करूंगी। अगर तुमने गौर किया हो तो तुम इस सूरत हाल में नहीं हो कि मुझे धमकी दे सको। मुझे तुमसे इससे भी ज्यादा तवक्को थी। तुम जैसे अक्लमंद इंसान को ये जानना जरूरी है, जो पहले असलहा निकाले जरूरी नहीं वही जीते। अपना असलहा मेज पर रख दो। अब आराम से बैठ जाओ। इस जैसे कमीनों ने मेरी बहन को मार डाला। इस वक्त अगर इसे ना मारूं तो जिंदगी के आखिर तक इसकी शक्ल नहीं भुला पाऊंगी। झूठ बोल रही है। ये मुझे खुद अपनी वजह से मारना चाहती है, ना कि अपनी बहन की वजह से। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। मेरे लिए बिल्कुल अहम नहीं कि तुम क्या कह रही हो। जो बकवास करनी है कर लो। तुम्हें मार डालूं उसके बाद मुझे इस दुनिया में कोई काम नहीं। उसी पहले दिन से ही मुझे तुम पर यकीन नहीं था। तुम्हें हमेशा ये लगता था कि तुम उकाब हो, सबको ऊपर से देखती थी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा ये गुरूर बिलाखिर एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। मैं आप लोगों के साथ ताउन करने पर तैयार हूँ। जो भी जानती हूँ आपको सब बता दूंगी, सिर्फ इस शर्त पर कि इस चिड़िया की बच्ची को खुद मारूंगी। तुम जो कहना चाहती हो मैं सुन चुका हूँ। अहमद, इन्हें कश्ती से नीचे ले जाओ। और हाँ, इस असलहे को तलाश करने की कोशिश मत करो कि जो नीचे वाली अलमारी में छिपाया है। तुम्हारे दोस्त में निकम्मा होने के जुर्म में मानना चाहते हैं। हम जुल्म करने के जुर्म में। हर दो सूरतों में तुम आखिरी हद तक पहुंच चुकी हो। अगर ये कि तीसरा रास्ता तुम खुद बता दो। मैं मरना नहीं चाहती। ये तो एक ताले की तरह है बजाय चाबी के। आपके ख्याल में ये किसकी चाबी हो सकती है? मालूमात। अलबत्ता स्ट्रेटेजिक मालूमात। क्या जमानत देंगे? कुछ नहीं। क्योंकि तुम इस सूरत हाल में नहीं हो कि हमसे जमानत मांगो। हमारा और अपना ज़्यादा वक्त फालतू की मालूमात में ज़ाया मत करना। अगर तुम्हें डील मंजूर नहीं तो अभी बता दो। अपने बारे में बता दूंगी। ऐसा लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम्हारे मुकाबिल कौन है। जानना चाहती हो कि निकनोफ कहाँ है? बिल्कुल उसी जगह चला गया जहाँ जाने से तुम बहुत ज़्यादा डरती हो। उसे मार दिया गया? तुम्हारे साथियों ने उसे गोली मारकर उड़ा दिया। एक दराज मुद्दत प्लानिंग की थ्योरी बनाई गई थी मिडिल ईस्ट को मुख्तलिफ किस्म के मुनशियात से आलूदा करने के लिए। इस थ्योरी के बारे में तय हुआ था कि यूरोप के मुनशियात के दलालों के हाथों अंजाम पाए कि जिसमें हमारा किरदार मख्फी था। शायद आप लोगों को ये पता होगा। मैं रेबेका सांजिया स्टेफान के फर्जी नाम के साथ इसराइल की खुफिया एजेंसी की रिटायर्ड अफसर और मोसाद के खुफिया रिटायर्ड अफसरों के क्लब की रुकन हूँ। पोया और पैमान कौन है? उन्हें भी इन पेश आने वाले हादसात के बाद शफकतों के साथ ही ठिकाने लगा दिया गया। मोसाद परवाने से क्या काम लेना चाहती थी?
पहले तो ये तय था कि उसे हिजबुल्लाह लुबनान के नजदीक किया जाए, लेकिन नहीं मालूम किस वजह से इरादा बदल दिया। और इसी तरह हमने इलाके के अक्सर ममालिक में अपनी शाखों को फाल कर दिया है। हम अपने वादे पर कायम हैं। लेकिन इत्मीनान रखो, जहाँ भी जाओगे तुम्हारे साथी तुम्हें ढूंढते हुए आ और ये जाएंगे। कि तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई इम्कान नहीं। अगर ये थ्योरी बाहर निकल जाती तो हमारे लिए कानूनी या हुकूकी मामलात खड़े हो जाते। हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक और काम करो। कहा था ना कि तुम ईरानियों के साथ डील करना आसान नहीं है। जो काम हम करना चाहते हैं तुम खुद भी यही चाहती हो। सुनना चाहती हूँ। परवाने को मार डालो, उसकी वीडियो अपनी तंजीम को भेजो। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो मुझसे शर्माना मत, बोलो या फिर कम से कम अपना वसीयतनामा ही पढ़ लो। इल्तिजा करती हूँ, मुझे इसके हाथों मत मरवाएं। आप खुद ये काम करें। 1 मिनट सब्र करो। जिसको तुमने मुझे मारने के लिए भेजा था उससे तो मैंने कुत्ते की मौत मार दिया। हत्ता उसकी लाश भी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैंने तंजीम के लिए भेज दी। उसकी लाश का क्या करेंगे? चलिए, हमें अपना काम आता है। उठ जाओ। उषा से कब जाकर मिली? तुम्हें उनकी बातों में से किस बात ने ज्यादा मुतासिर किया था? मैं उनसे मुतासिर नहीं थी, लाजमी था। मैं अपने काम में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मेरे पास अपनी मशीनें और चीजें थी। फिर एक दिन यूरोप की एंटी नारकोटिक्स पुलिस के नाम से मेरे पास आए। मैंने सोचा अब तो मैं गई। फिर उन्होंने मुझसे चाहा कि उनके साथ ताउन करूं, तो इत्मीनान हो गया कि कम से कम जिंदगी के आखिर तक जेल जाने से तो बच गई। कितना अरसा लगा ये समझने में कि उनका काम क्या है? क्या मुमकिन है कि इतना ना चले? सवाल क्या था? मैंने पूछा कि कितना अरसा लगा ये समझने में कि उनका काम क्या है। जब वापसी का कोई रास्ता नहीं था तो मुझसे कहा कि अगर ताउन खत्म किया तो तुम्हें यूरोप की पुलिस के हवाले कर देंगे। तुमने एतमाद का खून किया,
अगर उस असलहे के नोक के बराबर भी काम किया होता तो इस वक्त कहीं किसी के इलाके के हिरासती मरकज में हमसे पूछगछ कर रही होती। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैंने ये काम किया है? क्योंकि तुमने स्टेफान को मार दिया। मैं इसके अलावा कुछ क्यों सोचूं? तुम उस घर में गई ताकि काम को उनके फायदे में पूरा करो। मेरी भी खुद के लिए कुछ हुदूद हैं। हुदूद? उनकी तो कोई हुदूद ही नहीं है कि जिनकी तुम हिफाजत करना चाह रही हो। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से तुम्हें अपने मातहतों का भी बॉस बना दिया गया? मैं खुद भी कभी नहीं समझ पाई, लेकिन मेरे दो अंदाजे हैं। एक तो ये कि मेरा पूरे यूरोप में मेडिकल स्टोर की शक्ल में कवर नेटवर्क है जो खुद भी उनके लिए एक कवर बन सकता है ताकि इब्तिदा से शुरू ना करना पड़े। दूसरी वजह शायद ये हो सकती है कि अगर कुछ इफ्शा हो भी जाए तो मैं पकड़ी जाऊं, कुल्लुक नहीं। तुमने कैसे सोचा कि हम तुम्हारी बहन के बारे में तुम्हारे जज्बाती जुमले या फिर वो वीडियो के जिसका तुमने असर लिया उस पर यकीन कर लेंगे? वो सब जो मैंने कहा सच था। मैं एक तरफा रास्ते पर थी, वो मेरे हवासों पर सवार थे। मैं नफ्सियाती लिहाज से अजियत में थी, उसी तरह से कि जैसे मैं स्टेफन को मारने पर मामूर थी, मुझे भी मारने किसी को भेजने वाले थे। स्टेफन के बारे में बताओ। नेकानोफ और स्टेफन मोसाद के रिटायर्ड अफसरों में से थे। ये तो तुम्हारे पिछले बयानात से मुताजात है। तुमने तो कहा था कि तुम्हें मुंतखब करने की वजह तुम्हारा ईरानी होना है ताकि वो लोग मनशियात, पैदावार और तरसील का इल्ज़ाम किसी और मुल्क की गर्दन पर डाल सकें ताकि उनका खर्च कम हो। ऐसे ही है, इसीलिए तो रिटायर्ड लोगों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी कोई जिम्मेदारी ना हो। उन्होंने रिटायर्ड लोगों का एक क्लब बना रखा है। तुम तो स्टेफन को जानती थी, उसूली तौर पर उस जैसे दूसरों को बाकी मुल्कों में भी जानती होगी। अब सोच रही हो कौन सा झूठ बोलूं? ये सोच रही हूँ कि किस तरह सच बोलूं कि मेरी बात पे यकीन करें। क्या कहना चाहते हो कि किसी को नहीं जानती? हम सुनने का इंतजार कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट को आलूदा करने का उनका फैसला बहुत संजीदा था। ये नहीं कि पैसा उनके लिए अहम नहीं था, असल बात ये थी कि वो सियासी पहलू को भी देखना चाहते थे। कितने लोगों से राब्ते में थी? 2-3 लोगों के साथ। 2 लोग या 3 लोग? 3 लोगों के साथ। जिससे सबसे ज्यादा मिलती थी बैरूत में था। खुद कहते थे कि वहाँ के जवानों को आलूदा करना उनके लिए जरूरी है। क्या वो भी मोसाद के रिटायर्ड अफसरों में से थे? मेरा अंदाजा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मोसाद के रिटायर्ड अफसरों का क्लब? अब ये क्या है? इसे कहा जा सकता है कि ये एक सियासी, इक़्तिसादी और मालूमाती तंजीम है। तज्जिया है या मालूमात? मालूमात। परवाने से बाजपुर से जो मालूमात हासिल हुई हैं उनका निचोड़। क्या आपके ख्याल में इसकी फराम करदा मालूमात पर भरोसा किया जा सकता है? परवाने ने साबित किया कि वो काबिल भरोसा नहीं है। शायद, लेकिन इन मालूमात का कुछ हिस्सा दूसरे ज़राए से भी हासिल हुआ है। मालूमात के इन 2 ज़राए को आपस में मिलाकर यह नतीजा लिया जा सकता है कि परवाने की बातें इतनी भी बेकार नहीं। वाहिद बात की जिसका मुझे इत्मीनान है वो ये कि हम मनशियात के एक पेचीदा नेटवर्क के मुकाबले में हैं जिसे मालूमात हासिल करने का तजुर्बा भी है। इसका मतलब है कि काम का और दुश्वार हो जाना। आपकी प्लानिंग क्या है? कहाँ से शुरू करना है? अभी तो कह रही कि मनशियात के नेटवर्क के सरबराहों के सिर्फ नाम ही जानती है। नाम तो फर्जी भी हो सकते हैं। मेरी छठी हिस्स यही कह रही है कि इसके पास इससे ज़्यादा मालूमात है। हमें सिर्फ इंतज़ार करना होगा कि उसका दिमाग ठिकाने आता है या नहीं। अजीब है, जबकि वो जानती है कि उसका पता चल चुका है और
आखिरी हद तक पहुंच चुकी है, लेकिन नहीं मालूम क्यों सच नहीं बोलना चाह रही है। नहीं मालूम, सच में नहीं मालूम। यानी क्या उनके साथ ज़हनी तौर पर मिल गई है? एक ईरानी का सैवनी के साथ तस्वर करना मुश्किल है, हत्ता बईद है। हमें उसे वक्त देना होगा। शायद अब भी उसे डर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम, खुश आमदीद, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सलाम अलैकुम। तय नहीं था हम में से कोई भी मुख्तलिफ मुल्कों में इस क्लब के असरार के बारे में मालूमात हासिल करे। सब चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन की गई थी कि मुनशियात की पैदावार और तरसील सिर्फ तिजारत के तहत हो और इसमें सियासी रंग बिल्कुल पैदा ना होने पाए। लेकिन हम पाबंद थे कि किसी भी नेटवर्क को खाम माल का इंतज़ार ना करवाया जाए ताकि पैदावार का सिलसिला ना रुके। इसी वजह से आली से लेकर इस इलाके तक खाम माल के लिए ट्रांजिट लाइन खुली रखी थी। इस प्रोजेक्ट को लाल परिंदे के नाम से याद किया जाता था। लबनान, ईरान, इराक, यमन, कतर और अफगानिस्तान इस प्रोजेक्ट के असली हदफ में से थे। मनासा और शद्दाद का बाप के जो इस थ्योरी के बानी थे, उन्होंने खुद ही लबनान को आलूदा करने की जिम्मेदारी अपने सर ली थी। मेरे ख्याल में हमें जल्द अज जल्द एक अमली प्लानिंग बनानी होगी। उसकी बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है? मेरा मतलब यह है कि उन मालूमात से मुताल्लिक आपकी तशखीस क्या है? देखिए, इस बात को जहन में रखें कि मालूमात के ज़रिए ही स्टेफन तक पहुँचे हैं। स्टेफन के ज़रिए मालूमात तक नहीं, हमारे इशारे के बगैर ही उसने हमारी तमाम मालूमात की तायद कर दी थी। मेरे ख्याल में हमें नतीजे तक पहुंचना चाहिए और अपनी अपनी राय को बयान करना चाहिए। हतमी फैसला तो हुक्काम बाला की मौजूदगी में ही होगा। आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, मैं पहले आप लोगों की राय सुनना चाहूँगा। ये बात जो कि वो चाहते हैं मंशियात के ज़रिए और नशे को फ़रोग़ देकर मिडल ईस्ट में आइडियालॉजी की तब्दीली के उन्वान के तहत मुकाबला की सोच को ख़त्म कर दें। इसराइल के ख़िलाफ़ अच्छी एडवर्टाइजमेंट है। मेरी राय तो एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया के ज़रिए काम करना है। अलबत्ता नेटवर्क को ख़त्म करने का असर होगा, लेकिन तवील अरसे तक नहीं। वो रुकेंगे देखेंगे ताकि वजूद में आने वाला जोश ख़त्म हो जाए, फिर एक मज़ीद मुश्किल प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेंगे। लेकिन अगर ये एडवर्टाइजमेंट का काम मुस्तकिल बुनियाद पर हो तो उम्मीद रखी जा सकती है कि इसका नतीजा मिलेगा। नेटवर्क ख़त्म करना अच्छा है, लेकिन इस शर्त पर कि दूसरे तरीक़ों से नतीजा न मिले। मैं भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हूँ कि अगर कानूनी और बैनुल-अक़वामी तौर पर काम किया जाए तो कैसा है। जो काम ये लोग लोगों के खिलाफ कर रहे हैं इंसानियत के हुकूक को खुल्लम खुला तल्फ करने के जैसा है। हम इनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, हम सियासी लॉबी को भी फ़ाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आप खुशफहमी में मुब्तला होकर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की तरफ देख रही हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि हमारा मुकाबला किससे है, एक ऐसी ताकत की जिसके नज़दीक बैनुल-अक़वामी क़वानीन की कोई हैसियत नहीं। अगर यूएनओ में इस बात को उठाया जाए तो हम उन मुल्कों का ताउन हासिल कर सकते हैं कि जिन्होंने इस मैदान में मार खाई है। अच्छा हल है, लेकिन फिर भी तरजीह नहीं, क्योंकि आप जब भी यूएनओ के पास जाएंगे मौजू को कानूनी, हुकूकी या तशरीआती मौजू में तब्दील कर सकते हैं। हमने तो शुरू में ही कहा था कि आप खुद राय हल बता दें। स्टेफन की मौत को तमाम बैरूनी मीडिया ने अमारात के मीडिया के ज़रिए नश्र किया था, बग़ैर इसके कि एक छोटा सा भी इशारा मनशियात की तरफ या स्टेफन के मूसाद से रिटायर्ड होने की तरफ इशारा करते, और ये कि मुमकिन नहीं कि इसके अलावा किसी चीज़ की जांच हो या कही जाए। क्या कहा? कौन इस दहशतगर्दी के पीछे था? क्योंकि उनका आपस में लेन देन का मामला था, कहा कि दहशतगर्दी है। अब ये अच्छा है या बुरा है? इस फ़र्ज़ के साथ कि हरीफ मुतमईन हो जाए कि स्टीफन ने मरने से पहले कोई मालूमात बाहर नहीं दी हैं, अच्छा है। उस वक्त ये वीडियो एक बेदलील सनद बन जाएगी।
हमें इन तफसीलात को फाश करने की कोई जल्दी नहीं थी। इस फर्जिए के साथ कि जो आपने बयान किया उनकी सारी मालूमात को क्लियर समझा जाएगा और आप बाकी नेटवर्क की तलाश कर सकेंगे, ठीक है? क्यों? बिल्कुल। मेरे ख्याल में तरजीह इस नेटवर्क का पता लगाना है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले के तहत और ख़ुद सदर के ज़ाती दस्तखत के साथ ये नज़रिया वज़ारत को भेज दिया गया है। वज़ीर ने भी तायद की है। पहली तरजीह मिडिल ईस्ट में मुसाद के नेटवर्क का पता लगाना है। सिर्फ पहचानना क्यों? क्या अगर उन्हें मज़ीद जाल में फंसाना हुआ तो इसके लिए यूएनओ और इंटरपोल पुलिस के साथ बात करना लाजमी है। हमारा मुकाबला मुसाद से है, अगर चोट न लगाई तो चोट खानी पड़ेगी। हमें मुल्क के कवानीन के तहत चलना होगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पार्लियामेंट एक्ट के मुताबिक हम खुद अपने तौर पर हतमी फैसला नहीं कर सकते। स्टेफन या उसी यूरोबिका की मौत का ये जानते हुए कि मौजू फैल चुका है, हमारे केस की पैरवी पर कितना असर पड़ेगा, मुस्बत है या मनफी? वो मालूमात की परवाना ने हमसे पूछगछ के दौरान मुसाद को फराहम की कि उसका जायजा लें। बिल्कुल। जब उन्हें बताती है कि ईरान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने स्टेफन को पहचान लिया है तो उससे कहते हैं कि उसे उनके लिए ढूंढे। मुसाद बिला फासला पोया और पैमान को ऐसा नेटवर्क जो ईरान में मीना और सरोज की तरह काम कर रहा था ईरान से बाहर निकाल देते हैं। जब उन्हें उनकी सलामती का यकीन हासिल हो जाता है और समझ जाते हैं कि सामान सही तौर पर जर्मनी पहुंच गया है तो यकीन कर लेते हैं कि स्टेफन का नाम ज़ाया हो चुका है, लेकिन उसके तहत काम करने वाले नेटवर्क सालिम है। फैसला करते हैं कि वो खुद ही स्टेफन को मार दें ताकि उनके नेटवर्क में कोई झोल ना आए, और परवाने से कहते हैं कि उसके तहत काम करने वालों को मार दे। अब अगर उसी परवाने को कत्ल करने वाली वीडियो को जो स्टेफन ने भेजी है कबूल कर लें और रबिका को उसका कातिल मान लें तो मंतकी तौर पर उन्हें इसके सुराग मिटाने नहीं चाहिए। यानी केस की पैरवी में इसका कोई असर नहीं पड़ा है। हम नेटवर्क के बचे हुए अरकान को पहचान सकते हैं। मुत्तफिक हूँ। काम की तरजीह इंसानी क़ुव्वत और जानों की हिफाजत है। अगली बहस इसराइल की मनशियात की मंडी में भरपूर फालियत है। ये एक मशवरा है जो हमें मकतूब सूरत में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भेजना चाहिए कि कुछ माहिर लोगों के ग्रुप तश्कील जाएँ जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जासूसी के ख़िलाफ़ और मनशियात से मुकाबले के बारे में जानते हों। बड़े वकीलों के ज़रिए इस काम को फॉलो करो। मुनज़्ज़म और हुकूमती सरपरस्ती के साथ मनशियात यानी इंसानियत के ख़िलाफ़ जंग, ये बिल्कुल वही है कि जिसके बारे में सालों से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए मुझे यकीन है कि यह अहम काम तुमसे ही मखसूस है। क्या मुमकिन है किसी मौजू को किसी खास तरफ इशारा के बगैर आलूदा मिडिल ईस्ट के नाम से दुबई में होने वाली कॉन्फ्रेंस से पेश किया जाए? अच्छा मशवरा है। पहले मौजू को पेश करेंगे, फिर अगर हो पाया तो भरपूर ज़रब लगाएंगे, पहले से ही उसकी दलील दुनिया के आगे पेश कर देंगे।
बुआ, आपको जब भी ड्यूटी पर जाना होता है पहले अम्मी के पास आते हैं। ये जो आप ड्यूटी करने जा रहे हैं कितने दिन की है? 2 दिन का दुबई का सफर है। एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ। मुझे भी वहां तकरीर करनी है। क्या आपसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या आप कभी अम्मी को अपने साथ ले गए हैं? काम से तो कभी नहीं, लेकिन मुझे हमेशा से साथ में सफर करना पसंद था। अब भी इतने बरसों के गुजरने के बाद भी उस बम ब्लास्ट की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। आप नहीं थे, ड्यूटी पर गए थे। मैं और अम्मी आजम खाला के घर गए हुए थे। बच्चे खौफ के मारे बिल्डिंग की राहदारी में चिल्ला रहे थे और यहाँ वहाँ भाग रहे थे। पूरी बिल्डिंग गिरी जा रही थी। अम्मी अदजान एक कोने में पड़ी थी। उनके हाथ, चेहरा, जिस्म सब पर खून था। खाला ने खुद भी जख्मी होने के बावजूद मुझे गोद में उठाया। उनके हाथ को मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन अम्मी का चेहरा एक ही तरफ मबहूत था और पलकें भी नहीं झपक रही थी। वो आखिरी तस्वीर थी जो मेरे जहन में रह गई। सब जगह पर धुआं और मिट्टी थी। अब्बू, तुम जानती हो ना कि जब भी तुम्हारी अम्मी के पास आता हूं तुम ये किस्सा सुनाती हो। मैं जब सफर से हॉस्पिटल आया तो मैंने वो सारा डर और इस्तिराब तुम्हारी आंखों में देखा। बाज़ हादिसात इंसान को अपना काम जारी रखने के फैसले में मदद करते हैं। उस वक्त बम और शोर शराबे के साथ लोग मरते थे। अब अफ्यून से और खामोशी के साथ। आए अब्बू, एक दूसरे से वादा करते हैं। बोलो। आपका ये सफ़र ख़त्म हो जाए तो आप काम कम कर दें और हम ज़्यादा वक्त एक साथ गुजारेंगे। तुम्हारी अम्मी भी हमेशा यही कहती थी। अच्छा, तो मैं ये सोच रही थी कि सफ़र से आप मेरे लिए क्या तोहफा लाएंगे? जानता हूं क्या लाना है। वो परफ्यूम जो तुम्हारी अम्मी को पसंद था। Nous invitons M. Saïd Safari à venir sur la scène pour présenter son discours. शुक्रिया जनाब। अल्लाह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। मैं हुनर, सकाफत और तमद्दुन की सरजमीन ईरान के जिसके लोग दीनदार और इंसान दोस्त हैं आया हूँ, ताकि ईरानियों के बग़ैर मनशियात की दुनिया की कोशिश के पैगाम को इस इजलास में बयान कर सकूँ। मेरे मुल्क में हज़ारों ईरानी मुजाहिदीन ने मनशियात के ख़िलाफ़ जंग में या तो अपने जान की कुर्बानी दी है या फिर ज़ख्मी हुए हैं। Nous invitons M. Saïd Safari à venir sur la scène pour présenter son discours.
अस्सलाम वालेकुम मेरी बेटी। वालेकुम अस्सलाम। अबू, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि सारे चैनल पर आपको ही दिखा रहे हैं। हाँ बेटी, देख रहा हूँ। कब आएंगे अबू जान? मेरी फ्लाइट कल सुबह 11:30 बजे है। वहाँ सब कुछ ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र। अरे हाँ अबू, कल मैं एयरपोर्ट आऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ऑफिस वाले गाड़ी भेजेंगे। ठीक है प्यारे अबू। और वो परफ्यूम जो तुम्हें पसंद था मैंने खरीद लिया है। आई लव यू अबू। आई लव यू टू बेटा। अपना ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बगैर मंशियात की दुनिया की उम्मीद के साथ।
Today's morning, terrorism came to help drugs in order to prove that terrorism and drugs are the same.